हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, जो भी बंदा जो है सीजीपीएससी का प्यून का भर्ती होने वाला है नेक्स्ट अभी संडे को 25 तारीख को, तो जो जो बंदे अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। सीजीपीएससी एसआई या आपका सीजीपीएससी हो या सीजी प्यून की भर्ती स्पेशली आपके लिए टेस्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये टेस्ट आप सॉल्व कीजिए करेंट अफेयर से लेके सारा चीज़, इंडिया का क्वेश्चन से लेके छत्तीसगढ़ के जितने भी जो जो चीज़ हुए हैं पूरा आप इस पेपर में आपको मिलेगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ आप जो है मेरे चैनल सीजीपीएससी एकेडमी, आप उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा विद आंसर की, तो आप जो है सेल्फ वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इससे हम सॉल्व करते जाएंगे क्या क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर लिया गया है, पूरा मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल सकता है, ये दोनों दिया हुआ है। आप जिसमें मैं यहाँ पे हिंदी पे पढ़ पढ़ के बताते जाता हूँ कि ये ऑप्शन दिए और क्या है वो पता चलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अब जितना भी क्वेश्चन होगा पूरा यूपीएससी पैटर्न पे आधारित रहता है, ठीक है। अब पहले जैसे नहीं है कि 4 ऑप्शन दे दिए सीधा हमको सॉल्व करेंगे और मिल जाएगा। अब जो है थोड़ा पेपर जो है टफ होते जा रहा है, इसलिए अब यूपीएससी पैटर्न को हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा जो है स्कोरिंग कर पाएंगे हम नंबर। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में सबसे पहले बताएं क्या इसकी स्थापना 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि यह संस्था केवल स्वदेशी को बढ़ावा देने और राजनीतिक स्वराज को प्राप्त करने के लक्ष्य से संबंधित था। थर्ड, सोसाइटी ने शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और अस्पष्टता और भेदभाव, शराब, गरीबी जैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए ये कई अभियानों का आयोजन किया गया था। तो इसमें से कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि बिल्कुल सही है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में इसकी स्थापना की थी, तो बिल्कुल फर्स्ट सही है। बट सेकंड ऑप्शन गलत किया है कि ये स्वदेशी को बढ़ावा नहीं दे रहा था, ठीक है। ना ही राजनीतिक स्वराज को प्राप्त करने के लक्ष्य से इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ये गलत दी है सेकंड। बट थर्ड बहुत अच्छा है कि सोसाइटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इन सबको बढ़ावा देने के लिए और जितने भी अस्पष्टता उसको क्या है सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? सी में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर वीडियो अगर ज़्यादा लगता है या स्लो लगता है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है यूट्यूब में, उसके हिसाब से आप आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में अपर समंदर सुंदर और मणिक्का वासागर क्या है मणिक्का वासा सागर जैसे लोकप्रिय संत इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित थे। देखो हमको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मिल रहा है। देखिए लेवल बिल्कुल सीजीपीएससी एसआई और सीजी प्यून के लेवल का। प्यून का पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी दिया था, अब वो पुराना हो गया, उस टाइप का नहीं देगा। अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्या क्या है? आजीवक, नायनार, अलवार या लेंगात। तो इसका मध्यकालीन संदर्भ के में बताने, तो इसका सही आंसर क्या है? नायनार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नायनार, ठीक है। जैसे लोकप्रिय संत इसमें जो कि संप्रदाय से संबंधित है, कौन से? तो नायनार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं हम्पी की वास्तुकला इनमें से किन नदियों की घाटियों में स्थित है? हम्पी की। तो थर्ड का क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे है, महानदी भीमा बेसिन पे है, गोदावरी वेंगई बेसिन पे है, कावेरी पेनार बेसिन पे है। तो हम्पी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन पर, ये क्या है? थर्ड का ए इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड का ए करेक्ट है। ये कृष्णा और तुंगभद्रा की बेसिन पर घाटियों में ये स्थित है, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रार्थना समाज के बारे में बताया गया है। क्या प्रार्थना समाज के संदर्भ में सही कथन को हमको बताना है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने सन 1867 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। थर्ड, सामाजिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक सुधारों पर अधिक जोर दिया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी, तो चौथा का ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट, ठीक है। सी इज करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना सन
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है सीधा सीधा कि प्रार्थना समाज जो हुआ था इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1867 में। किसने किया था? आत्माराम पांडु ने। किसके सहयोग से? देखो क्वेश्चन बहुत सारा ऑप्शन, सीधा प्रार्थना समाज का ऑप्शन दे देता है, केशव चंद्र सेन दे देता है, आत्माराम पांडुरंग। तो दोनों ये इसके सहयोग से, केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। तो आपको ये बार बार रिपीट करता ही है, तो कर सकते हैं। प्रार्थना सभा कब हुआ थी? इसकी था 1867 में। सेकंड, इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था, तो सेकंड भी सही है। थर्ड गलत है कि इन्होंने सामाजिक सुधारों की अपेक्षा में धार्मिक सुधारों पर अधिक जोर, ये गलत था। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन सी इज, फोर्थ का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, नेहरू रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार बना हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, पढ़ते जाइए जो बता रहा हूँ, इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा। सीजीपीएससी का भी प्यून है, उसमें हमारा अच्छा खासा स्कोरिंग भी हो सकता है। नेहरू रिपोर्ट के विषय में थोड़ा तथ्य पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन पद्धति का विरोध किया और पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया। ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट फिर। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। थर्ड, भाषी आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी। या चौथा, पूर्ण स्वराज। तो सबसे पहले बता दूं, नेहरू रिपोर्ट में स्पेशली क्या था कि पूर्ण स्वराज की मांग थी, तो चौथा बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट में जो मेन तो था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, एक मिनट को, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है नेहरू रिपोर्ट के विषय में, तो आपको यहाँ पे पढ़ना उपरोक्त में से कौन सा असत्य कथन को बताना है। असत्य कथन को बताना है। मैं थोड़ा यहाँ नहीं पढ़ पाया, इसीलिए हमारे यहाँ पे गलती होता है सीधा। तो नेहरू रिपोर्ट में कौन सा असत्य है पूछा है, तो सबसे पहले बता दूं कि रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन पद्धति का विरोध किया, ठीक है, और पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया। बिल्कुल ये गलत है। इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन पद्धति का विरोध नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये गलत है, असत्य है। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। भाषी आधार पर प्रांतों का भी गठन किया गया था, ये भी सही है। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, इसमें नहीं किया गया था, तो असत्य कथन था नेहरू रिपोर्ट में। फर्स्ट और फोर्थ जो है, तो फिफ्थ का डी दोनों असत्य है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में ये दो चीज़ का नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं छठवां। अब देखिए, अशोक के शिलालेख और प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। सोपारा कहाँ है, ब्रह्मगिरी कहाँ है, एरागुड़ी कहाँ है, या कालसी कहाँ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं छठवा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूंगा सोपारा कहाँ है। सोपारा है थाने में। ए का फोर्थ, अगर आपको पता रहेगा कहाँ है देख लेते हैं, जैसे इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, ए का फोर्थ। अब दो में कन्फ्यूज़न हो गया। अब ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी है मैसूर में। ए का थर्ड किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी कन्फ्यूज़न। अब एरागुड़ी, देखो कालसी बहुत अच्छे से याद है, कालसी है देहरादून में, तो ये फोर्थ का ए किस में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन छठवा का ए इज़ करेक्ट। और एरागुड़ी कहाँ है, कुर्नूल में है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ए इज़ करेक्ट इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां, जैन धर्म के बारे में जानना है, और हमको यहाँ पे क्या बताना है। जब भी इस टाइप का देते हैं तो एक बार इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिए कि ये सत्य कथन को बताने बोल रहे हैं या असत्य कथन को बताने बोल रहे हैं। तो हम जैन के धर्म के बारे में देख लेते हैं। इस धर्म में आत्मा की स्वीकारिता थी, मतलब जैन धर्म के लोग आत्मा को स्वीकार करते थे, क्या बोल रहा है। सेकंड, इनका मानना था कि सृष्टि शाश्वत नहीं है, ये मानते थे कि सत्य के कई पक्ष हो सकते हैं। और चौथा बोलते हैं कि यह धर्म अहिंसा के अतिवाद का खंडन करता था। तो सातवां का असत्य कथन ये है कि सबसे पहले बता दूं कि जैन धर्म लोग आत्मा को स्वीकारते थे, बिल्कुल सही है। इनका मानना था कि सृष्टि शाश्वत नहीं है, ये गलत है। हमको असत्य को ही तो निकालना है ना, ये असत्य है। ये मानते थे कि सत्य के कई पक्ष हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 7 का हमको क्या निकालना है, ये मानते, और यह धर्म अहिंसा के अतिवादा खंडन करते थे, ये गलत है। तो असत्य कथन, जैन धर्म जो है वो इन सबको नहीं मानते थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। असत्य कथन को हमने काट दिया है, तो अगर सही देखा जाए ना, तो अगर हम इसके हिसाब से, असत्य कथन को मैंने इसीलिए काटा था ताकि हम यहाँ पे चॉइस कर सकें। तो सेकंड और फोर्थ जो है इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट लिया है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 8वां का, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था।
जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। तो आठवां का देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सत्य कथन ही बताता हूँ सीधा सीधा, क्या है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, बिल्कुल सही है। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का युद्ध भी लड़ा था। तो सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट। तो डी इस आठवां का डी जो है करेक्ट है। ठीक है, आठवां का डी करेक्ट है। अब देखिए सहकारिता आयोग, सहकारिता होना चाहिए था ना, सहकारिया लिखा है। ठीक है, जो लिखा है वही पढ़ते हैं। सहकारिता आयोग के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। तो नौवां का क्या होगा वो देख लेते हैं। 1980 में आयोग की गठित की गई थी। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। श्री बी शिव रमन ने इस आयोग के सदस्यों में से एक थे। तो नौवां का क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा हेतु इसको गठन किया गया था। और श्री बी शिव रमन, जो शिव रमन इस आयोग के सदस्य थे। बिल्कुल सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको पूरा क्वेश्चन इसी यूपीएससी पैटर्न में ही मिलेगा। ठीक है, जनजाति सलाहकार परिषद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य को चॉइस करना है। 10वां, सदस्यों की संख्या जो है, देखिए जनजाति सलाहकार बहुत बार पूछा गया है ये पेपर में, आप जो टेस्ट सीरीज दिए होंगे। सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 होती है, गलत, असत्य है ये। संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत परिषद का प्रधान है, बिल्कुल सही है ये। जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, हमको असत्य निकालना है। परिषद द्वारा जनजाति के कल्याण उन्नति से संबंधित उसको सलाह दी जाती है, ये भी सही है। तो हमारा सिर्फ गलत है फर्स्ट बस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां का एक क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिन लोग को याद नहीं आता बैग लिख लीजिए, बैग्स। बलवंत राय, अशोक राय, जीवीके राव, लक्ष्मीसन सिंघवी समिति कब कब हुआ था, ये गठन को करना है। ठीक है, बलवंत राय मेहता सबसे पहले स्थापना हुई थी। अगर आप जो है बैग्स लिख लिए ना, तो ऑटोमेटिक आप इसको जो है कर सकते हैं। तो बैग्स की स्थापना सबसे पहली हुई थी। ठीक है, तो 11वें का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले देखते हैं, एक का तो अशोक मेहता राय समिति, सबसे पहले चौथा का हम निकालते हैं। अब इसके हिसाब से सबसे पुराना तो 1957 है, तो बलवंत राय मेहता तो सी होगा। फोर्थ का सी किस में है? एक मिनट, 11 का हमको आंसर मिलेगा यही सी, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, तो थर्ड है, थर्ड देख रहे हैं ना हम, फोर्थ का थर्ड सी वाला। अब इसमें से चॉइस करना है। उसके बाद अशोक मेहता राय 1957 के बाद क्या आएगा? 77, बी इसमें है, इसमें, तो ये हो गया कैंसल। अब यहाँ से देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। उसके बाद 20 सालों के बाद अशोक मेहता समिति 1977 में हुई थी गठन, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जीवीके राव समिति आई थी, जीवीके राव समिति आई थी सन 1985 में। जीवीके राव समिति का, हाँ 1985 में, उसके 1985 में, उसके बाद 1986 में आई थी क्या था लास्ट, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा निकाय सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है? 12वां। तो सही आंसर क्या है वो बता देता हूँ मैं सीधा सही आंसर को। 12वां का क्या होगा, देखो जो सरकार की जवाबदेहिता को कौन कौन करता है, संसदीय समिति करती है, नियंत्रक महालेखक करता है, और लास्ट सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल जो है जवाबदेहिता नहीं होता उसकी समितियां। तो 1, 3, 4, तो 12 का क्या होगा, बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम समिति रूल कमेटी के संदर्भ में हमको देखना है 13 का। ठीक है, यह केवल लोकसभा में पारित होता है, बिल्कुल सही है, लोकसभा में ही इसको पारित किया जाता है, स्थापित होता है। और इसकी अध्यक्षता सदन के नेता और उसके उम्मीदवार द्वारा की जाती है, गलत है। सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल सही। तो 13 का क्या होगा, 13 का सी, फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट। अब उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने के संबंध में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं।
अभिलेख न्यायालय का प्रावधान 14 का, ठीक है 14 का देख लेते हैं। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछ रहे हैं ना। अभिलेख न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 129 में बिल्कुल सही है। इसके निर्णय और कार्यवाहिक शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए रखी जाती है, बिल्कुल सही है। अभिलेख न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है, बिल्कुल तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। एक सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति, बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो आपको अच्छे से इसको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा जो है करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन को डालता है। तो एक सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु, तो 15 का ऑप्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। परंतु ऑप्शन क्या, अपने निर्वाचन से 6 माह के भीतर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, गलत है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल सही। चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता नहीं, ये नहीं। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज क्या है, करेक्ट है। तो 15 का बी क्या होगा, करेक्ट। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या संरचना के विषय में कौन सी जानकारी दिखाता है? ऑप्शन विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित कुल जनसंख्या, और कुल आबादी का प्रतिशत पुरुषों और महिलाओं में विभाजित आयु वर्ग के आधार पर लिंग संरचना, आबादी का भौगोलिक विवरण। तो देखो जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या के, इसमें क्या होता है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को विभाजित करता है कुल जनसंख्या से, कुल आबादी में पुरुष और महिलाओं को विभाजित करता है, और आयु वर्ग के आधार पर लिंग संरचना को करता है। आबादी का भौगोलिक वितरण नहीं है, तो डी इज करेक्ट। तो 16 का डी इज करेक्ट, 1 2 3। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जेट स्ट्रीम के प्रवाह को प्रभावित करता है? तो 17 का डी इज करेक्ट। भूमि का घूर्णन, स्थली का भूभाग, और वायुमंडल तापमान और वायु राशियाँ, बिल्कुल सभी जो है जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे परियोजना और नदी पे असत्य कथन को चयन करना है कि कौन सा असत्य है। 18 का देख लेते हैं। तो सबसे पहले असत्य कथन कौन सा है पूछ रहे हैं। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पे बना है, शहरी नहर सतलज नदी पे, और एडम नहर दामोदर नदी पे। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये सभी जो है। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पे है, सरहीर नहर सतलज नदी पे, और एडम दामोदर, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18 का डी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम में पर्वत श्रेणी को जमाना है, तो सीधा मैं आंसर बता देता हूँ कौन कौन। सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी आती है, उसके आपको दक्षिण से ना, आपको दक्षिण से यहाँ से लिखता हूँ, सब नीचे से देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी है, दक्षिण से जाना है। उसके बाद में जास्कर श्रेणी आता है, उसके बाद में लद्दाख आता है, उसके ऊपर में है आपका, उसके ऊपर में आता है काराकोरम श्रेणी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 का ए इज करेक्ट है। सबसे नीचे में पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर में, काराकोरम जो केटू गार्डुनाइस्टीन बोलते हैं ना, वही। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको इसको जमाना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20वां देख लेते हैं। देखिए दर्रों के बारे में, ये पेपर सॉल्व कर लेना तो बहुत चांस हो जाएगा आपका पेपर प्यून के लिए, तो इसी तरह पेपर को सॉल्व करते रहिए। देखते हैं अब यहाँ पे कहाँ पे कौन सा दर्रा है। ठीक है, 20वां का देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं जेलेप्पा दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है जेलेप्पा दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और मानाला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन 20वां का बी इज करेक्ट। ठीक है, जेलेप्पा दर्रा सिक्किम में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। आप मैप बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। ठीक है, तो जेलेप्पा दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम के पास में है जेलेप्पा दर्रा। अरुणाचल, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के बाद मानाला उत्तराखंड में है। तो बहुत अच्छा है कि मैप्स इसको लिख के रखे। तो 20वां का क्या है, 20वां का बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए पूछ रहा है। 21वां का देख लेते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु 150 से 250 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है एक सामान्य क्षेत्र में, क्या क्या चीज़ है बोल रहा है।
सामान्य ताप अगर वहाँ 16 से 28 डिग्री होता है। दोमट और काली व ढलान युक्त भूमि। उपरोक्त मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो सबसे पहले यहाँ पे किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो 21 का सी कहवा। कहवा फसल के लिए ये सभी जो है उपयुक्त है। ठीक है, तो 21 का सी इज करेक्ट। 22वां देख लेते हैं, बहुत अच्छा ये भी। 22वां सिंदरी। सिंदरी क्या है? एक लोकोमोटिव है। सिंदरी क्या है? एक लोकोमोटिव है। तो ए का किस में है? बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हल्दिया। हल्दिया क्या है? हल्दिया। ठीक है, तो 22 का हम देख रहे हैं। हल्दिया है जल विद्युत। ये क्वेश्चन को पूछा गया, हल्दिया क्या है? जल विद्युत है। थर्ड दोनों में है। ठीक है, चितरंजन। चितरंजन एक उर्वरक है। ठीक है, पिपरिया पेट्रोलियम है। कैंसल। तो 22 का ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वे जनजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? 23वां का ये कहलाती है कि स्टोन प्रजाति। याद रखना है, ए इज करेक्ट। 24वां देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राष्ट्रीय उद्यान कुछ निश्चित प्रजाति के लिए बनाई जाती है। अभ्यारण्य में सभी जीवों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यारण्य में संरक्षण का स्तर राष्ट्रीय उद्यानों की अपेक्षा उच्च कोटि का होता है। अभ्यारण्य में चारण और अन्य क्रियाओं की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में चारण और अन्य क्रियाओं की पूर्णतः वर्जित होता है। बोल रहा है, तो इसमें से 24वां का सही क्या होगा? सही कथनों पर हमको बताना है। तो देखो, सही कथन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि अभ्यारण्य में चारण और अन्य क्रियाओं की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में चारण अन्य पूर्णतः वर्जित होता है। तो 24 का डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 25वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में कमी से और रक्त विकिरण ज़्यादा अवशोषित होगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वैश्विक तापमान में 80% का योगदान होता है। असत्य कथन को बताना है, तो 25वां का सी दोनों असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट और दोनों असत्य है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोक्यो प्रोटोकॉल के संदर्भ में बताना है कि टोक्यो प्रोटोकॉल क्या है। 26वां देख लेते हैं। इस प्रोटोकॉल को वर्ष 1917 को अपनाया गया था। बिल्कुल सत्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 2 श्रेणियों में विभाजित करती है। यह असत्य है, तो केवल सी जो है असत्य है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि असत्य है। 26 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। हंगुल परियोजना, बार बार ये कहीं कहीं पूछ रहा है हंगुल परियोजना किससे संबंधित है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हंगुल परियोजना क्या है? ये एक तरह का रेन डियर की प्रजाति है। ये रेन डियर की प्रजाति है ये। ठीक है, 27 का बी इज करेक्ट। 28 वेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य किस क्षेत्र में है? ये क्या है? 28 का डी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29 देख लेते हैं। 29 का सही आंसर क्या होगा? डिब्रू सिखोआ जयमंडल अगार असम में है। गलत। आपको क्या बताना है? सुमेलित करना है। बिल्कुल सही है। 29 का क्या होगा? बी इज करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं इसके हिसाब से। शेषाचलम जयमंडल अगार हिमाचल प्रदेश में है। गलत। दिहांग दिबाग जयमंडल अरुणाचल प्रदेश में है, और अतंग्यमाला जयमंडल केरल में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 देख लेते हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए बोल रहे हैं। तो 30 का क्या होगा देख लेते हैं। कारण क्या है भाई? बढ़ती मुद्रास्फीति का कारण है कि जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ रोजगार और आय में भी वृद्धि हो रही है। RBI के कठोर नहीं है, गलत है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के कारण हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वृद्धि हो रही। तो सी इज करेक्ट। 30 का सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय आय से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है।
31 का सी इज करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड सही बोल रहा है कि गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2011-12 के आधार पर की जाती है। तकनीकी राजनीति की स्थिति राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। राष्ट्रीय आय गैर हस्तांतरित आय को शामिल नहीं की जाती, ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 का देखते हैं, मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है। तो 32 का सही आंसर क्या होगा भाई? देखिए, मुद्रास्फीति की गणना होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विधि से, थोक मूल्य सूचकांक विधि से और जीडीपी की अस्फीति कारक से। तो सभी सत्य है, तो 32 का डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? 33 का क्या होगा? कौन सा उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी सही हैं बोल रहा है। देखिए, हम CRR निकालते हैं, SLR भी निकालते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, सीमांत स्थायी सुविधा दर होता है, MSA रेट, राशनिंग किया जाता है, मार्जिन सीमा भी किया जाता है, तो सभी सही हैं। जो कि यहाँ उपकरण नहीं है पूछा है, तो जब जो सभी जो है सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 34वां का। ये फॉर्मूला है, उसको बताना है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला क्या बनेगा। कथन है ये, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य नहीं, ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय हम इसी निकालते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कितनी और राष्ट्र की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी तो शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रक है, तो बिल्कुल सही, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सी इज करेक्ट। 34 का सी इज करेक्ट। 35 कोर उद्योग के संदर्भ में सही भारांश क्रम का चयन करें। तो 35 का सही आंसर ए। रिफाइनरी उत्पाद होता है, विद्युत होता है, स्टील है और कोयला। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 36 देखते हैं, पंचवर्षीय योजना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पंचवर्षीय योजना को याद रखना है कि प्रथम द्वितीय में क्या क्या हुआ था, इसके मॉडल कौन कौन है। तो 36 का देख लेते हैं। प्रथम मॉडल में कौन थे? प्रथम मॉडल में थे हेरोड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से मॉडल पे हुआ था? PC महालनोबिस थे। थर्ड पंचवर्षीय योजना में कौन थे? थर्ड में जॉन सैंडी सुखमय था। चतुर्थ में कौन था? DR गार्डिल थे। और पंचम में कौन थे? DP धर थे। तो 36 का ए इज करेक्ट। ठीक, 37 देख लेते हैं। अमृत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत में अभी चल रहा है। अमृत मिशन योजना के संदर्भ में कथन सत्य बताना है। 37 यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। ये योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना से सेटेज प्रबंधन शामिल है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 8 शहर शामिल है, तो ये बिल्कुल गलत है, 8 शहर शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पे विचार करना है। 38 इसका आयोजन बारगेम में किया गया था। आपको सबसे पहले तो हमको पढ़ना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ना है और हमको असत्य कथन को बताना है। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम जो है बारगेम में किया था, सही है। रेसलिंग में भारत को सर्वाधिक पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। भारत कुल 65 पदक के साथ पदक तालिका में चौथी स्थान पर है, ये गलत है, तो असत्य कथन केवल थर्ड है। ठीक, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 39 का बी इज करेक्ट, 9 कंपनियां शामिल है, तो याद रखना है। ठीक है, 9 कंपनियां शामिल हैं। 40 हाल में ही बस्तर टाइगर किताब का विमोचन विमोचन किया गया, इस पुस्तक के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, अब इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ से आने वाले क्वेश्चन। 40 मैं सही आंसर वाला बता देता हूं कि यह पुस्तक आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, लिखा गया है। इसके लेखक प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला हैं, जो कि सभी सत्य है। ठीक है, सभी सत्य है। ये देखिए, अब करंट अफेयर जो हुआ है। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी का शुभारंभ करसा गोठान से किया गया था, तो 41 का देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। करसा गोठान कहाँ? आपको दुर्गापाटन क्षेत्र में आता है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों को 1 रुपये किलो और स्वसहायता को 10 रुपये नहीं, ये गलत है। सत्य कथन बताना केवल फर्स्ट है, सही है 41 का। हाल में ही न्यूज़ में रहे एग्री ड्रोन के विषय में विचार करना है। सत्य कथन को बताना है 42 का।
तो ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत हरेली तिहार पे किया गया था, बिल्कुल सही है। ड्रोन का संचालन ग्राम पंचायत नहीं करती इसका संचालन। तो फर्स्ट और सेकंड सी इज करेक्ट, 42 का सी इज करेक्ट। हाल में ही आईएएस अधिकारी डॉक्टर एम गीता का निधन हुआ। राज्य के किस योजना के क्रियान्वयन के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी डॉक्टर एम गीता का निधन हुआ। वो किससे संबंधित थी? गोधन न्याय योजना का जब प्रारंभ हुआ था ना, तो जो आईएएस अधिकारी डॉक्टर एम गीता का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 43 का बी इज करेक्ट। अब यहाँ से निम्नलिखित में से मेडल के नियम का अपवाद है, मेडल के नियम का अपवाद। 44 का सी इज करेक्ट। अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता और बहुविकल्पता, ये अपवाद में है, तो सी इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो 45 का बी इज करेक्ट। अंतर्द्विजलिका और राइबोसोम की इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। किस विकल्प में सभी जीवाणु जनित बीमारियां हैं? तो 46 का डी इज करेक्ट, मम्स, रेबीज और हर्पीज। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो भाई एक्स किरणों का आविष्कार ये बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, रोएंटजेन। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष से संबंधित बताइए करके क्या है प्रकाश वर्ष। हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। क्या होता है प्रकाश वर्ष? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय होता है, प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन 48 का डी इज करेक्ट। ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश को एक वर्ष में तय करता है, तो डी इज करेक्ट। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 49 का बी, रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑफकोर्स टाइटेनियम को। 50 का सी इज करेक्ट। टाइटेनियम धातु को उद्योग के क्षेत्र में शामिल होते हैं। 51 कौन? देखिए उद्योग के क्षेत्र में किसे किसे शामिल किया गया है भाई? कौन कौन से शामिल हैं? हमारा खनन भी है, विनिर्माण भी है, और विद्युत भी है, और जलपूर्ति भी है, और निर्माण भी है। ये दोनों नहीं है, ये मत्स्य भंडार। तो ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में सभी सही है, तो फर्स्ट ए इज करेक्ट। 51 का ए इज करेक्ट। वर्ष 2001 से 11 तक के दौरान किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो 52 का बी, सुकमा में बहुत ही न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई है, वृद्धि हुई है बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनगणना 2011 के आलोक में कार्यबल भागीदारी अनुपात के संदर्भ में विचार करना है। 53 का ऑप्शन क्या होगा? जयपुर सर्वाधिक कार्यबल, बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जो कार्यबल भागीदारी का अनुपात वाला जिला है न्यूनतम रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में कुल कार्यबल 47 है, तो सभी सत्य है। 2011 की जनगणना के आलोक में कुल साक्षरता दर पर विचार करना है। 54। दुर्ग जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है, और छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता दर भी सही है। नारायणपुर न्यूनतम साक्षर जिला, ये गलत है। 54 का सी इज करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 55 का भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 17.11%। याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है ये, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 55 का बी इज करेक्ट। 2021-22 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है? 56 का 61.05% का योगदान है, ए इज करेक्ट। 57। देखिए ये क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, ये भोरमदेव कारखाना दंतेश्वरी सरदार वल्लभ भाई, देखो बार बार पूछा जाता है कहाँ पे है क्या है। ठीक है, तो भोरमदेव आपको पता ही है कवर्धा में है, दंतेश्वरी बालोद क्षेत्र में आता है, बालोद धमतरी क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले बता दें कि 57 का ये अपने आप में जमा हुआ है। भोरमदेव सरकारी कारखाना की स्थापना 2002-03 में हुआ था। दंतेश्वरी मैया सरकारी जो सहकारी शक्कर कारखाना 2009-10 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना 16-17 में था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
मिनी माता परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो 58 का देख लेते हैं कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हो रहा है। कोरबा तो बिल्कुल है। बिलासपुर, क्या बिलासपुर इससे लाभान्वित होता है? 58 का बी नहीं होता। जांजगीर चांपा होता है और रायगढ़ होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58 का बी इज करेक्ट। ग्राम उत्थान योजना के संदर्भ पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि ग्राम उत्थान, ये बार बार पूछा जाता है। ग्राम उत्थान योजना 59, इसकी सबसे पहले बताना है कि योजना वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई थी, गलत है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना है, गलत है। ये जो है ग्राम उत्थान जो है पशु नस्ल में सुधार करना है, तो सी इज करेक्ट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है? 60 का डी 2.74% का योगदान है प्रतिशत में। ये देखिए बार बार पूछा जाता है। अभी मेलाओं के बारे में 61 का देख लेते हैं। जो कनेश्वर का मेला कहाँ लगता है? कनेश्वर का मेला धमतरी के सिहावा क्षेत्र में लगता है। ए का थर्ड किस में है? इसमें नहीं है, काट दिए। अब डोंगा पथरा मेला लगता है, ये भी धमतरी में खंडेरा में लगता है, ठीक है। फोर्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो बी ए इज करेक्ट। लखन घाट का मेला लगता है जांजगीर चांपा में। करिया धुरवा का मेला लगता है महासमुंद में, तो ए इज करेक्ट। 61 का ए इज करेक्ट। किस क्रांतिकारी कवि ने रियासतों को कुंभी पार्क नर की संख्या दी है? 62। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कुंभी पार्क नर की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ष 1945 में गठित बस्तर स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 63 ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। घोटुल के विषय में सत्य कथनों पर बताना है। क्या है घोटुल के बारे में देख लेते हैं। भाई घोटुल का युवा गृह मौर्य जनजाति का युवा गृह होता है घोटुल, सही है। इसके प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक शिक्षा देना है, सेवा भाव जागृत करना है, यह सांस्कृतिक हस्तांतरण का माध्यम है, ठीक है। और घोटुल के जन्मदाता अंगदेव को माना जाता है, नहीं, गलत है। घोटुल का प्रमुख वाद्य मांदर और नृत्य, ठीक है। ये भी सेंट जॉर्ज गेम्स मुरद घोटुल इस संस्था का, गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64 का बी इज करेक्ट। पंडो जनजाति में प्रसिद्ध देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बरोखी विवाह, ये नया देखने को मिला। बरोखी विवाह का स्वरूप क्या होता है? 65 में ये क्या होता है पता है? बरोखी विवाह क्या होता है? धनराशि के अभाव में विवाह का स्वरूप होता है ये बरोखी विवाह पंडो जनजाति में। अब देख लेते हैं कौन सा जनजातियों में पेय पदार्थ प्रचलित है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सल्फी कौन पीता है? मुड़िया जनजाति के लोग पीते हैं, सभी में है। ताड़ी कौन लोग पीते हैं? ताड़ी पीते हैं कौन सी जनजाति के लोग? बैगा जनजाति के लोग ताड़ी पीते हैं। थर्ड किस में है ये देख लेते हैं। हड़िया कौन लोग पीते हैं? कोरवा जनजाति और उराव जनजाति के लोग। फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कोसमा जो है कौन? उराव जनजाति के लोग, ये पेय पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन 66 का सी इज करेक्ट। ये देखिए जनजाति में पर्व, धनकुल पर्व, भाई इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सरहुल पर्व तो कौन? उराव जनजाति के लोग मनाते हैं, तो सबसे इजी था 67 का। उसके बाद सबसे पहले धेरसा जो जनजाति का पर्व है, ये कौन सी जनजाति का पर्व? कोरवा। आमाखाई कौन लोग मनाते हैं? आमाखाई है परजा जनजाति का। धनकुल पर्व हलवा जनजाति का है, और सरहुल तो ये जमा, तो 67 का सी इज करेक्ट। असत्य कथन को देखना है 68 का, कि शहीद गेंसी अबुझमाड़ी जनजाति से संबंधित है, संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है, महेंद्र कर्मा मुरिया जनजाति से संबंधित है, गुंडाधर धुरवा जनजाति से संबंधित है। तो 68 का सी महेंद्र कर्मा मुरिया जनजाति से संबंधित है, ये बस असत्य है, बाकी बिल्कुल सही है। ये गलत है, महेंद्र कर्मा मुरिया जनजाति से कोई संबंधित नहीं रखता। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में स्थापित साढ़ा देव की प्रतिमा है, तो छत्तीसगढ़ के अंचल में स्थापित है साढ़ा देव की प्रतिमा, ये क्या चीज़ से बना हुआ है? तो 69 का देख लेते हैं। ये पत्थर से निर्मित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2022-23 में गठित विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष सुमेलित करना है। 70 का बी इज करेक्ट। कार्य मंत्रणा समिति के कौन है इसके अध्यक्ष? कार्य मंत्रणा में है चरणदास महंत, ठीक है। लोक लेखा समिति में है अजय चंद्राकर, प्राक्कलन समिति में है मोहन मरकाम, और
डी का थर्ड सत्यनारायण, जो कि सरकारी उपक्रम प्रबंधन संबंधी बनाया गया है। तो ऑप्शन 70 का क्या है? 70 का है बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा। बार बार पूछा जाता है कि प्रथम कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रथम विधानसभा के कौन थे? महेंद्र बहादुर सिंह, बिल्कुल सही है ये। द्वितीय विधान राजेंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही है। तृतीय बोधराम कंवर, बिल्कुल सही है। चतुर्थ सत्यनारायण, बिल्कुल। पंचम है राम पुकार सिंह। तो ऑप्शन ए 71 का ए इज करेक्ट। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि वितरण की जाती है? 7,000 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 72 का सी इज करेक्ट। 2 दूनी 4 राज्य सरकार की किस योजना से संबंधित है? ये जो है गोधन न्याय योजना से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना 2 दूनी 4 योजना है गोधन न्याय योजना से। ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना के बारे में सत्य बताना है 74 का। तो यह 2014-15 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। 21-22 के अंतर्गत कुल 5,457 करोड़ ब्याज मुक्त हुए थे, सही है। 2022-23 में 5,800 करोड़ ब्याज मुक्त कृषि वितरित करने का लक्ष्य रखा है। तो सभी सही है, तो डी इज करेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन रिपीट करेगा 101%, लिख लीजिए, क्योंकि नया नया अभी जिला का गठन किया तो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हुआ था 29वें नंबर का, तो कौन सा है? तो सबसे पहले गठित हुआ था मोहला मानपुर का, सब में है। ठीक है, 29वां नंबर का जिला है ये मोहला मानपुर। उसके बाद में आया है सारंगगढ़, 30वां जिला बना। उसके बाद में 31वां खैरागढ़ छुई खदान। आप ना उसका फोटो को देखते रहिए कि भूपेश बघेल जी कहाँ कहाँ जाते गए। 32वां जिला कौन सा बना? 32वां महेंद्रगढ़ चिरमरी बना, और लास्ट में बने शक्ति। तो ऑप्शन 75वां का बी इज करेक्ट। 76 देख लेते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक प्रमाणों पर विचार कीजिए। 76 का देख लेते हैं कि जोगीमारा और सीता मेंगरा की गुफाएं हैं, बिल्कुल सही हैं। अकलतरा ठठारी से प्राप्त सिक्के हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। तोसली में प्राप्त भी अभिलेख हैं, ये भी सही। किरकारी का काष्ठ आपको बताना है मौर्य काल से संबंधित, तो मौर्य काल में जोगीमारा है, अकलतरा है और तोसली ये नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 76 का बी इज करेक्ट। प्रसन्न मात्र के संबंध में बताना है। देखिए अब पूरा जो है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी बन गया है। प्रसन्न मात्र के संबंध में देखना है क्या क्या 77 का ना। तो सबसे पहले ये सरपुरी वंश के राजवंश के शासक थे, सही हैं। इसने अपने नाम पर प्रसन्नपुत्र नगर बसाया तो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक थे, बिल्कुल से। जयराज प्रसन्न मात्र का उत्तराधिकार, तो सभी सत्य है इसमें। 77 का डी इज करेक्ट। चक्रकोट के छिंदक नागवंशियों के बारे में बताना है 78 का। तो सबसे पहले बता दूं कि निपति भूषण अभिलेख बारसूर से प्राप्त हुआ है। सोमेश्वर देव ने कलचुरी शासक जाजल द्वितीय के साथ संघर्ष किया था। चक्रकोट के छिंदक नागवंश के बारे में बताना है ना, तो ये गलत है। टेमरा लेक इस हरिश्चंद्र से संबंधित, तो बी इज करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 79 का। यहाँ से अगर आप अच्छे से इसको नहीं जमाए तो बहुत देखिए कमल राज, जो कमल राज आए थे, इन्होंने कोरोमंडल के राजा कमल राज के बारे में क्या है, तो 79 का। तो हम देख लेते हैं सी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले बता दूं कमल राज, ये जो है गंगदेव के उत्कल नरेश को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए का फोर्थ किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। तो देख लेते हैं। और रत्नदेव प्रथम ने कोरोमंडल के राजा वज्जुदेव की कन्या नोनल्ला के साथ विवाह किया था। उसके बाद पृथ्वीदेव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी और जाजलदेव ने त्रिपुरी शासक जयसिंह पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए कलचुरी के शासक रायपुर शाखा से संबंधित कौन कौन है? संबंधित नहीं है, लास्ट तक पढ़ना है। रामचंद्र देव थे, हरि ब्रह्मदेव थे, केशव देव थे, नैना सेना सिंह थे, राज सिंह थे, ये याद सिंह नहीं थे। तो लास्ट नहीं, क्वेश्चन थोड़ा पहले देख लेते हैं। राज सिंह कलचुरी शासक से नहीं थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि ये नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश की नियुक्ति हुई थी। सबसे पहले तो एडमन आए थे 81, सबसे पहले एडमन आए, उसके पीछे एग्नू आए, फिर हंटर आए, सैडिंस आए, विल्किंसन आए और काफर्ड आए। तो सी इज करेक्ट। देखिए आपको क्रम को याद रखना है, कन्फ्यूजन करता है वहाँ पेपर पे।
ब्रिटिश अधीक्षक एग्नू के कार्यकाल की घटनाओं में शामिल नहीं है। सबसे पहले जब ये आया तो सोना खान की जमींदार रामराय का विद्रोह हो रहा था 82। कौन सा सही नहीं है? तो देखो जब सोना खान की जमींदार रामराय का बिल्कुल सही है ये, तो ऑप्शन 82 का क्या होगा? डी, जो कि असत्य है, शामिल नहीं है। अंग्रेजी वर्ष को छत्तीसगढ़ भूभाग में मान्यता मिली। अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया गया। तो कौन कौन सा? देखिए ये दोनों जो है एग्नू के कार्यकाल में नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शहीद वीर नारायण सिंह के संबंध में तथ्यों पर विचार कर सही का उत्तर चयन करें। 83 ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन्होंने 1856 में अकाल में माखनलाल नामक बनिया के गोदाम से जो है लूटमार किए थे। फिर इसके गिरफ्तार के लिए डिप्टी कमिश्नर उस समय इलियट ने लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया था कि देवरी के जमींदार जो कि इसके चाचा थे वीर नारायण सिंह गिरफ्तारी में अंग्रेजों का सहयोग दिए थे। और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में गांधी चौक पे जो रायपुर में है वहाँ पे इसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी सत्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन सी गठन का किया था? 84 उसने जो है समित्र मंडल का गठन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होम रूल आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा है। होम रूल आंदोलन के दौरान होम रूल लीग का गठन जो हुआ था स्थापना 85। तो देखिए रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल थे, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल थे और दुर्ग में घनश्याम सिंह, बिलासपुर में रामदयाल तिवारी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव किसने छुआछूत के विरोध में 21 दिन का उपवास किया था? 86 का बी, छबीलाल चौबे ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1942 में जो मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार सत्याग्रह, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक आप नाम को हमको याद करना, हम जो है याद नहीं करते। ठीक है, तो कौन कौन से लोगों को गिरफ्तार किया गया था? 87 का डी, सभी लोगों को इसमें शामिल था। पंडित रविशंकर शुक्ल थे, द्वारिका प्रसाद थे, बैरिस्टर छेदीलाल थे, यतियतन लाल थे और दुर्गा प्रसाद, शिवदास डागर सभी थे। अमूस त्यौहार कौन लोग मनाते हैं, कब मनाया जाता है? अमूस त्यौहार 88 ये जो हरेली अमावस्या में मनाया जाता है अमूस का त्यौहार। निम्न भाषाओं पर विचार कीजिए जो भाषाओं शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत शामिल भाषाएं हैं। तो ऑप्शन 89 का सही आंसर लिया है ए, सभी सत्य है। ए इज करेक्ट। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ सभी। 90 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भू आकृति के संदर्भ में सही कथन। भाई चांग बकार की पहाड़ी कोरिया जिले में है, बिल्कुल। गोललाटा सामरी पाट में है। मैकल श्रेणी का सबसे ऊंची बदरगढ़ की चोटी है। देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड का बिल्कुल सही। रामगढ़ के सतपुड़ा, तो बिल्कुल डी इज करेक्ट, सभी सत्य है। तो अपने आप में छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन पाया जाता है? ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ में कन्हार बेसिन। 91 का बी इज करेक्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ईब नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ तो ईब नदी जो है, ठीक है, तो ऑप्शन 92 का बी इज करेक्ट। ईब नदी खुर्जा की पहाड़ी से निकलती है। हसदो नदी निकली है कैमूर जी पहाड़ी से। रिहन नदी जो है मतरिंगा की पहाड़ी से और रपा नदी खुर्जा की पहाड़ी से, सॉरी खोंगसरा की पहाड़ी से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 93 का देख लेते हैं। 93 में भी ऑप्शन बी सही है। तो टीन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा टीन पाया जाता है तुंगापाल में। ये क्वेश्चन पूछा गया। हीरा पाया जाता है पायली खंड में। कोरंडम पाया जाता है चेरापल्ली में। और बॉक्साइड है कहाँ? फुटका पहाड़ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 94 तो सबसे इजी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा धान होता है, फिर मक्का, गेहूँ, चना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 94 का ए इज करेक्ट। 95 देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई थी कब? तो 95 का सी, ये 2020-21 में ही अभी प्रारंभ हुआ है। तो सी इज करेक्ट। स्व सहायता समूहों के डिजिटलाइजेशन के लिए संचालित कौन सी योजना चलाई जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ई शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। करेंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसको याद होगा। 97 का देख लेते हैं। 97 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज करेक्ट। महरूम कला कहाँ है? महरूम कला राजनांदगांव में है। और लखनपुरी कहाँ है? कांकेर में है। गंगापुर खुर्द सरगुजा में है। और सिलपहरी है आपका बिलासपुर में। ए इज करेक्ट।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहान 98 का बी, ये 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ किया गया था 99। सामर्थ्य विकास योजना, ये सब जितना भी जो लास्ट करंट अफेयर याद रख लीजिए। सामर्थ्य विकास योजना प्रारंभ की गई थी निःशक्त हितग्राहियों के लिए। और बादल अकेदमी की स्थापना की गई है जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, तो आई होप अगर आप ये क्वेश्चन को पाना चाहते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करके रखिए। जितना भी पेपर हो रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज का, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको आंसर की के साथ प्रोवाइड हो सके। तो इसका आंसर की जो है इसके लास्ट में है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसमें टिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।